दोस्तों अचानक सेठ जी की जो बीवी और उनके एक बच्चे का किडनैप हो जाता है। सेठ जी का पूरा शक जो घर के अंदर काम करने वाले नौकरानी होती है उसके ऊपर होता है। बहुत सारी तफ्तीश होती है, पुलिस केस होता है क्योंकि सेठ जी एक अमीर आदमी थे, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि सेठ जी जो है वो करोड़पति आदमी थे और उनकी बीवी और बच्चे का किडनैप हो जाता है। सेठ जी सारे के सारे पुलिस महकमे को इस काम के अंदर लगा देते हैं, लेकिन उनकी बीवी और बच्चों का कहीं पता नहीं लग पाता है। उसके ठीक किडनैप होने के ठीक 2 या 3 दिन बाद ये खबर मिलती है कि उनकी बीवी और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये सुनकर सेठ जी बड़े ही उदास हो जाते हैं, बड़े ही गमगीन हो जाते हैं। इनका पूरा शक जो होता है वो घर के अंदर काम करने वाली नौकरानी पर जाता है। जब कहीं से कोई कातिल नहीं पकड़ में आता है तो सेठ जी पुलिस वालों को बोलकर इस नौकरानी को पकड़वा देते हैं। पुलिस इस नौकरानी को लेकर जाती है और वहाँ पर इससे पूछताछ होती है। नौकरानी सिर्फ सिर्फ यही कहती है कि साहब इसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। हाँ, मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि उस रात मैंने गेट ज़रूर खोला था और 2 से लेकर 3 लोग घर के अंदर आए थे। उसके बाद मैं किचन के अंदर खाना बनाने के लिए चली गई थी। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लोग का पता नहीं लग पा रहा था, इसलिए जो कसूरवार है, जो मुजरिम है, वो नौकरानी ही बन जाती है और उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है अदालत की तरफ से। दोस्तों ये नौकरानी भले ही उनके यहाँ पर रह रही थी, लेकिन जो उस नौकरानी का पति था वो किसी और जगह रहकर काम वगैरह किया करता था। कभी कभार ये नौकरानी उसके पास में जहाँ वो काम करता था वहाँ पर चली जाया करती थी। अक्सर यहीं पर रहा करती थी क्योंकि यहाँ पर रहने पर इसको कोई किराया भी नहीं देना पड़ता था। घर का काम वगैरह वो कर दिया करती थी। उसके पति से भी पूछताछ की जाती है। पति भी एकदम अनजान होता है, उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं मालूम होता है, लेकिन उसको इतना यकीन ज़रूर था कि जो मेरी बीबी है वो बेकसूर है, वो बेगुनाह है। लेकिन अब अदालत की तरफ से उसको फांसी की सज़ा हो गई थी, तो वो क्या कर सकता था। उसको सज़ा हो जाती है। जिस दिन उसकी फांसी की सज़ा का दिन आता है उसके ठीक 2 दिन पहले जेलर साहब उसके पास जाते हैं, क्योंकि जेल में रहते रहते इस औरत का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। बाकी सभी औरतों से इसका व्यवहार बहुत अच्छा था, काफ़ी मिलनसार इसका व्यवहार था। हर एक काम को बड़ी ही जल्दी कर दिया करती थी। इसलिए जेलर को भी उसके ऊपर दया आने लगी थी और उसे लग रहा था कि ये जिसका व्यवहार इतना अच्छा है, ये कैसे इतने बड़े काम को अंजाम दे सकती है। फांसी के ठीक 2 दिन पहले जेलर साहब उसके पास में जाते हैं और कहते हैं कि कमला, तुम्हें 2 दिन बाद फांसी हो जाने वाली है, तो अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो, दिल में कोई तमन्ना हो या कोई बात कहना हो या किसी से मिलना हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मेरी कोशिश रहेगी कि तुम्हारी उस आखिरी तमन्ना को ज़रूर पूरा किया जाए। वो तब भी कहती है कि जेलर साहब, इस काम के अंदर मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर आप मेरी आखिरी तमन्ना ही पूछना चाहते हैं तो मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि मैं एक रात अपने पति के साथ में इस जेल के अंदर बिताना चाहती हूँ। जेलर साहब ये सुनकर बड़े ही सन्न रह जाते हैं, बड़े ही हैरान हो जाते हैं कि भई आखिर इसकी जो आखिरी ख्वाहिश है ये किस टाइप की एक आखिरी ख्वाहिश कर रही है। जेलर साहब की तमन्ना थी कि इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो, इसलिए वो उसको हाँ भर देते हैं और आनन-फानन में उसके पति से बात किया जाता है। उसके पति को वहाँ पर बुलाया जाता है और एक बैरक के अंदर खाली इसके पति को और इस औरत को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। कहीं ये औरत कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए उस बैरक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड यानी 2 पुलिस वाले भी वहाँ पर लगा दिए जाते हैं और इसके साथ ही उस बैरक के अंदर ये दोनों क्या बात करते हैं, शायद ऐसा कुछ उनको सुराग मिल जाए। उसके लिए वो एक ऑडियो रिकॉर्डर भी उसके अंदर लगा देते हैं और ऑडियो रिकॉर्डर उस बैरक के अंदर लगे हैं, इसकी भनक इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं थी। रात का समय होता है, उसका पति को बुलाया जाता है, उस बैरक के अंदर उसको भी छोड़ दिया जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, गले मिलते हैं और आपस में बहुत रोने लगते हैं। उसकी बीवी उससे कहती है कि आप तो मेरा यकीन करिए, मेरा इस काम के अंदर बिल्कुल भी हाथ नहीं है। उसका पति कहता है कि कमला, मुझे यकीन है कि तुम्हारा इस काम के अंदर बिल्कुल भी हाथ नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब कोई गवाह, कोई सबूत मिला ही नहीं, सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो तुम्हारे ऊपर ही जा रहा था। उसकी बीवी कहती है, खैर कोई बात नहीं, नियति को ये मंजूर है, अगर मेरी मौत ऐसे ही लिखी थी तो मैं इसमें भी राज़ी हूँ। तो उसका पति कहता है कि कमला, मुझे सच बताओ, क्या तुमने ये काम को अंजाम दिया है? कमला कहती है, देखा, मैं कह नहीं रही थी कि आप मेरा यकीन नहीं करोगे, मेरे यकीन करिए, ये काम मैंने नहीं करा है। हाँ, उस रात इतना ज़रूर हुआ था कि मालिक जो है वो घर के बाहर गए हुए थे और घर के अंदर मालकिन, उसका बेटा और मैं थी। मैं किचन के अंदर खाना बना रही थी, ये दोनों घर के अंदर थे। इतने में घर की दरवाजे की बेल बजती है। मैं जाके दरवाज़ा खोलती हूँ तो क्या देखती हूँ कि साथ में 3 आदमी हैं और 3 आदमी में 2 को तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन एक शख्स वो था जो हमारी जो मालकिन होती है, उसकी दूर की कोई बहन है, उसका एक बेटा था। तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। चूँकि ये आपस में जानने वाले थे, इसलिए मैं अपना काम, उनको पानी वगैरह पिलाकर मैं किचन में चले जाकर खाना बनाने लगी थी। लेकिन जब कुछ समय के बाद देखा कि घर के अंदर सन्नाटा हुआ हुआ है, मैं वहाँ से आवाज़ लगाती हूँ मालकिन, लेकिन कोई आवाज़ नहीं देता है, तो मैं
गैस को बंद कर कर जैसे बाहर जाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि घर का गेट खुला हुआ है, घर के अंदर ना मालकिन है ना उसका बेटा है, और जो गाड़ी सामने खड़ी हुई थी जिस पर वो तीनों आए थे वो गाड़ी भी नहीं है। उसके बाद मैं बड़ी घबरा जाती हूँ। मैं आनन-फानन में मालिक को फ़ोन करती हूँ। मालिक कहते हैं कि हो सकता है कि कहीं गई हुई हो घूमने फिरने के लिए, थोड़ी देर में आ जाएँगी, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं था। लेकिन कुछ देर के बाद भी जब मालकिन और उसका बेटा नहीं आ पाता है, तो मालिक भी पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं। सारी की सारी जो बातें हैं ऑडियो रिकॉर्डर के थ्रू जो जेलर साहब थे और साथ में 1-2 पुलिस वाले वो सब मिलकर सुन रहे थे, जहाँ पर इसकी पूरी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। इतने में कमलापति पक्षी कहती है कि बस यही मेरी कहानी है, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अब जेलर साहब इस रिकॉर्डिंग में तो जो सुन रहे थे, उसको एक बात जो नई इस रिकॉर्डिंग में पता लगी थी, उनकी मालकिन थी, उनकी मालकिन की दूर का एक बेटा था। इससे अभी तक पूछताछ नहीं हो पाई थी। जेलर साहब को शक जाता है कि कहीं ये काम उसके बेटे का तो नहीं है। वो आनन-फानन में अपने पुलिस हाईकमान से बात करते हैं और हाईकमान से बात करने के बाद तफ्तीश फिर से शुरू की जाती है। तफ्तीश करके जो उसकी मालकिन होती है, उस मालकिन की जो दूर के जो बहन के बेटा था, उसको अरेस्ट करके लेकर आती है। जब उससे पूछताछ करती है तो शुरू-शुरू में आनाकानी करता है कि मेरी मासी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब उसके सख्ती के साथ में उसके रिमांड लेकर उससे पूछताछ की जाती है, तो वो पुलिस के रिमांड के आगे हार जाता है और सारे के सारे गुनाह कबूल कर देता है। और यही कहता है कि साहब, मैंने पैसों की लालच में इस काम को अंजाम दिया। मैंने इस किडनैपिंग के ज़रिए उनसे 1 करोड़ रुपए की माँगी थी, लेकिन वो इस पैसे को नहीं दे पा रहे थे। इसलिए मैंने अपनी बदनामी की डर से और अपने पकड़े जाने की वजह से उन दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया। और इस तरीके से जो असली कातिल है वो वहाँ पर पकड़ा जाता है और ये कमला जो होती है ये बाइज़्ज़त बरी हो जाती है। दोस्तों, मुजरिम कितना ही बड़ा शातिर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा चालाक क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम अपने आस-पास की घटित घटनाओं से अपने आप को बचा सकें, यही हमारा इस कहानी का उद्देश्य है। अगर ये वीडियो ज़रा भी आपको अच्छी लगी हो, तो गुजारिश आपसे कि आप लोग जाते-जाते इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए